जय बब्बा के दोस्तों, मैं सत्यम दुबे जेबी के कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? घर पे हैं, मस्त होंगे। आज हम सभी बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन की, है ना, कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 1853 के कालखंड की, जिस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ था, ठीक है, या हो रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वाला क्षेत्र था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की, जो आपका नागपुर वाला क्षेत्र था, है ना दोस्तों। 1853 के समय में नागपुर वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अच्छा दोस्तों, अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इस पर प्रशासन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसका जो दक्षिणी भाग क्षेत्र था ना, इसका नागपुर का आपके, इसको ना इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका सेंट्रल प्रोविजन था जिसका नाम, दूसरे का नाम था आपका बरार स्टेट, ठीक है ना। क्या था? एक का था सेंट्रल प्रोविजन और दूसरा था इसका बरार स्टेट, ठीक है ना। और इन दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी हुआ करती थी, वह थी आपकी नागपुर, जहां से ये प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक गतिविधियां करते थे। इसके अतिरिक्त आपके दो क्षेत्र और थे, जिसके अंतर्गत था मध्य भारत या मध्य प्रांत क्षेत्र, और तीसरा था आपका विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? ये हम केवल मध्य प्रदेश के निर्माण की भूमिका के संदर्भ में ये चीज समझ रहे हैं कि तत्कालीन भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1853 में जब इन्होंने नागपुर वाले क्षेत्र को जीत लिया था ना, तो इन्होंने इस पर प्रशासन करने की दृष्टि से इसको दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। आपका पहला था सेंट्रल प्रोविजन और दूसरा था आपका बरार स्टेट, ठीक है। इन दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी थी नागपुर। इसके बाद दो और क्षेत्र थे, एक था मध्य भारत क्षेत्र और दूसरा था विंध्य प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। इसकी चीज समझ में आ गई ना। अब हम बात कर रहे हैं 1947 की स्थिति की, जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। 1947 के बाद ये स्थिति थी कि हमारे इस संपूर्ण भारत के जो क्षेत्र थे, इनको चार क्षेत्रों में डिवाइड या चार भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जो इस प्रकार से। सबसे पहला जो क्षेत्र था वह था आपका पार्ट ए वाला क्षेत्र, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? इस पूरे भारत को इन्होंने चार भागों में डिवाइड किया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, सबसे पहला जो क्षेत्र था वह था आपका पार्ट ए क्षेत्र, ठीक है। दूसरा था आपका पार्ट बी वाला क्षेत्र और तीसरा था आपका पार्ट सी वाला क्षेत्र। 1947 के बाद की स्थिति इस प्रकार थी कि इन्हें चार पार्टों में डिवाइड किया गया था, इस वाले क्षेत्र को। अब जो चौथा वाला पार्ट था वो ये अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह वाला क्षेत्र था, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पार्ट ए था ना, इसमें क्या क्या शामिल था? तो इसमें जो नागपुर वाला क्षेत्र या जो आपका सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट था, इसको ज्यों का त्यों उठा के आपने इसमें रख दिया था। मतलब पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट आ रहा था, है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना ये चीज कि पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट आ रहा है, ठीक है। पार्ट बी के अंतर्गत आपका ये मध्य भारत या मध्य क्षेत्र आ रहा था, ठीक है ना। और पार्ट सी के अंतर्गत आपका विंध्य प्रदेश या विंध्य क्षेत्र आ रहा था, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड है। पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार स्टेट है, पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत है और पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों की राजधानी, दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको लिख रहा हूं कि परीक्षा की दृष्टि से आपको इस चीज को सिर्फ एक बार देखना है और आपका इस चैप्टर से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां आप पे 100 to 100% बनेगा। आपको सिर्फ एक नजर बस देखना है। तो आपका जो पार्ट ए है सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार स्टेट, इसकी राजधानी नागपुर को ही जो कहते हैं उठा के रख दिया था, अर्थात सेंट्रल प्रोविजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की राजधानी थी नागपुर। इसके बाद आते हैं हम पार्ट बी। अच्छा दोस्तों, एक चीज और क्वेश्चन में पूछी जाती है हमेशा से, ये मध्य भारत या मध्य क्षेत्र वाला जो भाग था ना, इसका एक नाम और था, वह था मालवा यूनियन, है ना। क्योंकि यह क्षेत्र महाकौशल और मालवा के क्षेत्रों को मिलाकर के बना हुआ था या रियासतों को मिलाकर के बना हुआ था। तो मध्य भारत का एक नाम और क्या आता है? मालवा यूनियन। इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो मध्य भारत के संदर्भ में
हम देखते हैं इसकी जो राजधानी थी ना, इसकी राजधानी क्रमशः 2 राजधानी थी, ठीक है। एक राजधानी थी आपकी इंदौर, जो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है ना, और दूसरी राजधानी थी आपकी ग्वालियर, जो आपकी शीतकालीन राजधानी थी। अच्छा, 2 राजधानी रखने का कॉन्सेप्ट क्या था? तो ये दोनों राजधानी क्रमशः 6-6 माह के लिए निर्धारित की गई थी कि 6 माह के लिए ग्वालियर रहेगी और 6 माह के लिए आपकी इंदौर राजधानी रहेगी, ठीक है। मध्य भारत अर्थात मालवा यूनियन की 2 राजधानी थी, पहली थी इंदौर, दूसरी थी आपकी ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम विंध्य प्रदेश की। तो जो विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था वह आपका ये पूर्वी वाला क्षेत्र था, तो इसकी जो राजधानी थी वह जो की तो रीवा ही रखी गई थी। रीवा उस समय उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रियासत थी, जिसको विंध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वह है रियासतें, है ना। तो पार्ट ए के अंतर्गत जो सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट वाला क्षेत्र रहा था, इसके अंतर्गत जो आपकी रियासतें थी वह थी 14 रियासतें, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज भी परीक्षा में बार बार पूछी गई है कि रियासतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत वाले क्षेत्र की, जहां पर रियासतों की जो संख्या थी वह थी आपकी 26, ठीक है ना दोस्तों। पार्ट ए में 14 रियासतें हैं, पार्ट बी में 26 रियासतें हैं और पार्ट सी में आपकी 35 रियासतें हैं। तो कुल मिला के कितनी रियासतें हो गई आपकी? 75, यानी 75 रियासतें हो गई आपकी 1947 के समय, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। दोस्तों क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि 1947 के समय मध्य प्रदेश या इन क्षेत्रों के एकीकरण के समय रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो पार्ट ए में रियासतें थी आपकी 14, पार्ट बी में आपकी रियासतें थी 26, पार्ट सी के अंतर्गत आपकी रियासतें थी 35, तो कुल टोटल रियासतें हो गई आपकी 75। अच्छा दोस्तों, ये बात तो थी 1947 तक के बाद की, है ना। तो 1947 के बाद एक चीज और आती है, वह है आपकी भोपाल रियासत। क्या थी आपकी? भोपाल रियासत। तो आपकी जो भोपाल रियासत थी ना दोस्तों, ये 1949 में स्वतंत्र हुई। देश तो हो गया था 1947 में स्वतंत्र, लेकिन आपकी जो भोपाल रियासत थी वह 1949 में स्वतंत्र हुई थी और इस रियासत को पार्ट सी के अंतर्गत ही रखा गया था। अर्थात एक ये नई रियासत आपको जुड़ जाएगी, तो कुल रियासतों की संख्या हो जाएगी आपकी 76, अर्थात 76। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि रियासतों की संख्या कितनी थी, तो कुल रियासतों की संख्या थी आपकी 76, ठीक है ना दोस्तों। अब 1949 में जब यह 3 इसमें पार्ट हमारे भारत में शामिल हो गया था, तो यह पार्ट सी का हिस्सा ही रखा था दोस्तों। इसको कई बुकों में पार्ट डी भी दिया गया है कि भोपाल रियासत को क्या पार्ट डी या भोपाल रियासत पार्ट डी के अंतर्गत आता था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसको पार्ट सी के अंतर्गत ही रखा गया था, ठीक है ना दोस्तों। अब इन क्षेत्रों का विभाजन हो गया था, राज्य बन गए थे, छोटे छोटे इनकी राजधानियां थी, जो रियासतें थी इनको मिलाकर के, तो इन पर शासन करने के लिए क्रमशः इनके सीएम भी बनाए गए थे, जो इन क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो हमारे पार्ट ए जो सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट वाला जो क्षेत्र था, इसके जो सीएम थे वह थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, पंडित रविशंकर शुक्ल वही व्यक्ति हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के पहले सीएम भी बने थे दोस्तों। इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, जो सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट वाले भाग पर शासन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी के आपके जो सीएम थे वह थे आपके लीलाधर जोशी जी, ठीक है ना, लीलाधर जोशी जी। और आता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी के जो सीएम थे वह थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी। अब 1949 में भोपाल रियासत भी शामिल हो गई थी, है ना। तो इस पर भी शासन के लिए क्या शासन कैसे किया जाए, तो तत्कालीन समय में तो इसके नवाब शासन कर रहे थे। तो जो नवाब थे आपके वह थे नवाब हमीदुल्ला जी। कौन थे आपके नवाब? हमीदुल्ला जी। लेकिन 1952 की बात करते हैं, 1952 में पंडित शंकर दयाल शर्मा इसके पहले सीएम बने। पंडित शंकर दयाल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं,
ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति या किस राष्ट्रपति का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो पंडित शंकर दयाल शर्मा जो हमारी भोपाल रियासत के पहले सीएम थे, वो उनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। दोस्तों तो ये चीज समझ में आई आपको? एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं इसका बहुत अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। 1853 की बात कर रहे हैं हम। इस वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन्होंने इसको 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। एक था आपका सेंट्रल प्रोविजन, दूसरा आपका बरार स्टेट, ठीक है, जिसकी राजधानी संयुक्त रूप से नागपुर को रखी गई। इस वाले क्षेत्र से ये दोनों इस पर शासन करते थे, इस क्षेत्र पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 क्षेत्र और थे, वह था मध्य भारत या मध्य प्रांत का क्षेत्र, और तीसरा है आपका विंध्य प्रदेश या विंध्य प्रांत का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब हम पहुंचते हैं 1947 को, जब भारत को आजादी मिल गई थी। उस समय हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्षेत्रों को विभाजित करके रखा था, ठीक है। पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन और बरार स्टेट को रखा था। पार्ट बी के अंतर्गत हमने मध्य भारत या मध्य प्रांत को रखा था, जिसका एक अन्य नाम मालवा यूनियन है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो मालवा यूनियन और पार्ट सी आपका विंध्य प्रदेश था, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजधानी की। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, जो तत्कालीन समय वाले क्षेत्र में भी राजधानी नागपुर ही थी, इसलिए पार्ट ए की राजधानी भी नागपुर ही थी। पार्ट बी की 2 राजधानी थी क्रमशः, एक राजधानी थी इंदौर, एक राजधानी थी ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर क्रमशः 6-6 माह के लिए राजधानी रहा करती थी मध्य भारत क्षेत्र की। इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट सी की, जो आपका विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, इसकी जो राजधानी थी वह थी आपकी रीवा, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। इसके बाद हम बात करते हैं रियासतों की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षाओं में कई बार ये रियासतें पूछी जाती हैं दोस्तों, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर यही इनका रट्टा मार लीजिएगा कि रियासतों की संख्या क्रमशः 14, 26, 35, 14, 26, 35 यानी कुल 75 थी। लेकिन 1949 में भोपाल रियासत भी हमारे पार्ट सी में जुड़ गई और एक रियासत बढ़ गई, अर्थात कुल संख्या हो गई 76। इसके बाद बात करते हैं हम सीएम की। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल किस क्षेत्र के सीएम थे या पंडित शंभुनाथ शुक्ल किस क्षेत्र के सीएम थे, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं। सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के सीएम थे, लीलाधर जोशी पार्ट बी के सीएम थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल पार्ट सी के सीएम थे, ठीक है। इसके बाद 1949 तक नवाब हमीदुल्लाह ने शासन किया। 1952 में पंडित शंकर दयाल शर्मा इस क्षेत्र के सीएम बन गए, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई ना। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 के पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत सारी जनसंख्या थी, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ निवास कर रहे थे। तो अलग अलग राज्यों को बांटने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही थी। इसी के साथ हम अगली वीडियो में देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1853 में लागू हुआ था, उसके आधार पर ही हमारे आधुनिक मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप छोटी से छोटी जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे दोस्तों। जय बब्बा की, मिलते हैं कल।